नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो गए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन के साथ, जिस सेशन में हम लोग 2006 से लेकर के 2020 तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग मध्यकालीन भारत के मुगल काल से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी लोग जुड़ते जाइए, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिए और जो लोग अभी तक इस वीडियो के साथ नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें तुरंत एक बार ये सेशन जो है तुरंत शेयर कर दिए ताकि सभी लोग आकर के इस सेशन के साथ जुड़ जाएं। हम लोग दोस्तों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज तरीके से सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आप लोगों ने किसी भी सेशन को मिस कर दिया है तो दोस्तों आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा दमदार होगा, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ। दोस्तों आज हम लोग इस मध्यकालीन भारत के इतिहास से मुगल के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की जान है ये। और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से कम 3 से 4 अंक के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इस सेशन को दोस्तों देखने के बाद गारंटी है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन अकेले में इसी सेशन से फंसा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से शेयर करिए सभी लोगों को, सभी लोग जुड़ते जाइए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से 3 से 4 अंक के क्वेश्चन जरूर आया करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं एक बार जल्दी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए, सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते जाइएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कई सारे पेपर में ये पूछा गया है और हर बार क्वेश्चन बदल बदल के पूछा गया है। क्वेश्चन सारे सेम रहे हैं, बस क्वेश्चन पूछने के तरीकों को इन्होंने बदल दिया है, ये ऑप्शंस को बाइफरकेट कर दिया है। वो सभी कुछ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। बस 10 मिनट ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, सिर्फ 10 मिनट। आप लोगों को खुद ही अंदाज मिल जाएगा कि ये वीडियो कितनी बेहतरीन तरीके से चल रही है, कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, कैसे एक सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने सभी चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से टॉपिक वाइज तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष या फिर किस ईस्वी में आक्रमण किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1530 में, 1520 में, 1526 में या 1550 में। जल्दी बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जो कि 7 जुलाई 2017 को संपन्न हुआ था। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखते जाइए, बिल्कुल 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 लिखते जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी इसका आंसर सब लोग दीजिए। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 1526। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड दिया जाएगा, सिर्फ 10 से 15 सेकंड आंसर देने के लिए। फटाफट से आंसर सभी लोग करना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। दोस्तों बाबर ने सबसे पहले क्या किया कि पंजाब पे आक्रमण किया, और पंजाब पे आक्रमण करने के पीछे बाबर का जो मकसद था वो ये था कि वो भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। इसने क्या किया कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 आक्रमण किया, ठीक है। और 5वां आक्रमण जब करता है तो दिल्ली जीतने के उद्देश्य से किया करता है। और यही 5वां आक्रमण दोस्तों इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध कहला बनता है, जिसको हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध बोला करते हैं, ठीक है ना। बाबर जो है वो अपना पहला आक्रमण कब करता है तो 1519 को किया करता है, ठीक है ना। 1519 को किया करता है और पेशावर तक वो 1519 में करता है। सीमा के निकटवर्ती के जो क्षेत्र हैं बाजार और भेरा, ठीक है ना, सीमा के निकटवर्ती ये 2 क्षेत्र थे, बाजार और भेरा, इसको जीतता है, जीत करके वापस चला जाता है। उसके बाद फिर उसी साल सितंबर 1519 में ही ये फिर से आता है, दूसरा आक्रमण करता है और दूसरा आक्रमण करता है और इस बार पेशावर तक आक्रमण करके वापस चला जाया करता है। फिर उसके बाद 1520 ईस्वी में, कब 1520 ईस्वी में वो तीसरा आक्रमण किया करता है। और तीसरा आक्रमण दोस्तों वो इस बार बाजार और भेरा के अतिरिक्त पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट और सैदपुर पे भी अधिकार कर लिया करता है। उसके बाद फिर चौथा आक्रमण करता है 4 साल बाद 1524 ईस्वी में, ठीक है ना। और 1524 ईस्वी में आक्रमण करता है तो इस बार वो लाहौर और दीपालपुर को जीतकर वापस चला जाया करता है। तो इस तरीके से वो लगातार 4 बार आक्रमण करता है तो उसका जो हौसला होता है वो और ज्यादा बढ़ जाया करता है। उसे लगता है कि अब वो हारेगा नहीं, उसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और फिर वो 5वां युद्ध करता है। और इस बार जो 5वां युद्ध करता है ये दिल्ली जीतने के उद्देश्य से किया करता है। 5वां युद्ध कब होता है तो 5वां युद्ध दोस्तों आपका 21 अप्रैल को, कब
21 अप्रैल 1526 को हुआ करता है पांचवा युद्ध, ठीक है ना। और ये जो दिल्ली जीतने के उद्देश्य से ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध को हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना करते हैं। और ये जो पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ करता है। और इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोधी मारा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो दिल्ली जीतने के उद्देश्य से 1526 में जो युद्ध होता है, आक्रमण होता है, ये पांचवा आक्रमण होता है। लेकिन अगर इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस ऑप्शन के हिसाब से केवल 1526 दिया गया है, तो फिर हम लोग 1526 ईस्वी को ही मारेंगे, ठीक है ना। और 1526 ईस्वी को हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन भी तैयार किया गया है। तो एक बार शेयर जरूर करते चलिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करते हुए चलिएगा प्लीज। बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? चार ऑप्शन दिया गया, बाबर, बलबन, उमर शेख या हुमायूं। तो ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि कौन होगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फिर भी बताते जाइए, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से फटाफट से सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, भारत में प्रथम मुगल शासक जो थे वो बाबर थे, ठीक है ना। बाबर दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। और बाबर का जो पूरा नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की थी वो राजवंश दोस्तों तुर्की नस्ल का चदगाई वंश का था। कौन सा? तुर्की नस्ल का चदगाई वंश का था। और इसी दोस्तों चदगाई वंश को हम लोग आमतौर पे मुगल वंश के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? चार ऑप्शन है, शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट किया गया है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके को इन लोगों ने बदल दिया है। इसमें पूछा गया था कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, इसमें पूछा गया भारत में प्रथम मुगल बादशाह कौन था। उसमें शासक बोला गया, इसमें बादशाह बोला गया। दोनों के ऑप्शन को क्या किया गया, ऊपर नीचे कर दिया गया। तो इसका आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, बाबर ही था, ठीक है। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। और इसने क्या किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को ये बाबर का है क्या किया था कि पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। और किसके बीच लड़ा, किसके साथ लड़ा था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। और युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोधी हार जाया करता है और बाबर यहाँ पे जीत जाता है। और यहीं से ही मुगल साम्राज्य की भारत में नींव डला करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? अभी ये जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए, बार बार आप लोगों को बताया मैंने कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। इसका ऑप्शन तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, तुरंत आंसर दीजिए, कोई 10 सेकंड की जरूरत ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन सुनते ही आप लोग को आंसर दे देना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल 1526 ईस्वी में ही पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अभी मैंने ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन में, फिर भी तुरंत आंसर आप लोग देते जाइए कि पानीपत की पहली लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा बाबर, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके CPO-SI 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से तुरंत बताइए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करते हुए चलिए वीडियो को। बहुत जबरदस्त होने वाला है सेशन, आज मजा आएगा। आज के बाद आपकी परीक्षा में मुगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दे देगा, कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाएगा, आप आंख बंद करके उस प्रश्न का सही आंसर मार करके आएंगे, गारंटी है। बस इस सेशन के साथ बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन चल रहा है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ठीक है ना। बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, आप लोगों को इसका आंसर सभी लोगों को देना होगा तुरंत 10 सेकंड के अंदर। बाबर ने तुजुके बाबरी नामक अपने बायोग्राफी किस भाषा में लिखे थे? 4 ऑप्शन है, मंगोल, फारसी, तुर्की, अरबी। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग, जल्दी जल्दी से बिल्कुल बिल्कुल
जी हाँ दोस्तों, बाबर ने तुजुके बाबरी, जिसको कि हम लोग बाबर नामा के नाम से भी जाना करते हैं, तो बाबर नामा के नाम से अपना जो संस्मरण है, बायोग्राफी है, इसको तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा है। अच्छा, एक चीज देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की रही है। नहीं नहीं नहीं, मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, याद रखिएगा, मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, लेकिन ये तुजुके बाबरी है इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और दोस्तों इसमें ये जो पुस्तक है तुजुके बाबरी, इसमें क्या हुआ है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया है। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया, या बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी है? जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। 4 ऑप्शन है। पहला है पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, तीसरी है हल्दी घाटी की लड़ाई, चौथा है पानीपत की पहली लड़ाई। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए। अभी कई बार आप लोगों को मैंने बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सभी लोग। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ती है। और ये जो पानीपत की पहली लड़ाई है दोस्तों, ये कब होती है? तो ये होती है 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुआ करती है। और किसके बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ करती है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर क्या करता है? दिल्ली पे अपना अधिकार जमा लिया करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट कर लीजिए स्टार बना करके अपने कॉपी में, कि दोस्तों ये जो युद्ध होता है पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है, इसमें बाबर क्या करता है? बहुत ही प्रसिद्ध तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया करता है। ठीक है, किसका? तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी से वीडियो को लाइक तो करते जाओ दोस्तों, शेयर करते जाओ, सभी लोग कमेंट्स में इसका आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है सही हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो आप लोगों को सही आंसर बता रहा हूं ना। आप डर क्यों रहे हो? जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट से जुड़ो, आप भी सभी दोस्तों को जोड़ो, मजा आने वाला है दोस्तों। अभी ये तो सेशन की शुरुआत हुई, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी आप मूवी पूरी देखना शुरू करोगे, अभी धीरे धीरे लेवल भी बढ़ना शुरू होगा। बहुत ही दमदार सेशन होने वाला। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ जाना, गारंटी है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 नंबर के कम से कम क्वेश्चन फंसा दूंगा मैं अकेले इसी सेशन से। बहुत दमदार सेशन है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? 4 ऑप्शन है। पहला है राणा सांगा का बाबर के साथ, पृथ्वीराज चौहान अकबर, जुझार सिंह शाहजहां, जसवंत सिंह औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ये जो दोस्तों मिलान है ये गलत हुआ है। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों ये 12वीं शताब्दी के शासक थे। कब के? 12वीं शताब्दी के शासक थे। और इन्होंने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 युद्ध भी लड़े थे। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुलेमित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दीजिए। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने। जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसके आंसर, फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और साथ ही साथ दोस्तों बाबा को मुंबईया नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की। मैं यहां लिख रहा हूं, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लिया करता है कई बार और बच्चे इसको कंफर्म है गलत करके आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये चल रहा है सेशन, बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रहा है। बस अंत तक बने रहिएगा, मैं एक एक चीजों को आपके दिमाग में आज फिट कर दूंगा। पूरा मुगल एम्पायर आपकी जुबान पे मैं आज रटा दूंगा, बहुत ही गजब के तरीके से, जबर तरीके से रिवीजन करेंगे हम लोग।
ठीक है ना। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था। चार ऑप्शन दिया गया है, राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह। तो जल्दी से इसका आंसर सभी लोग दीजिए, जल्दी से दीजिए सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, राणा सांगा। आप लोग सभी लोगों को सिर्फ 10 सेकंड मिलेगा, सिर्फ 10 सेकंड मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। जल्दी से जल्दी तुरंत आंसर दिया करिए 10 सेकंड के अंदर अंदर। दोस्तों ये जो खानवा का युद्ध है यह कब होता है, तो यह आपका 1527 ईस्वी में हुआ करता है। कब होता है, 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ करता है। और दोस्तों ये जो युद्ध होता है मेवाड़ का युद्ध, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। याद रखिएगा, जिहाद का नारा इस युद्ध में बाबर ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गजब का क्वेश्चन है, इसको कंफर्म है, कॉपी पेन ले लीजिएगा, मेरा दिया हुआ एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिएगा, एकदम रामबाण होने वाला है ये जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, गजब का एक्सप्लेनेशन होगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी। चार ऑप्शन है, आगरा में, काबुल में, लाहौर में या दिल्ली में। जल्दी से आंसर बताइएगा, 10 सेकंड का टाइम आप सभी के पास, जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट सभी लोग इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बताते चलिए। जी हाँ बिल्कुल, बाबर की मृत्यु जो थी वो दोस्तों आगरा में हुई थी। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो बाबर की मृत्यु दोस्तों 26 दिसंबर, कब, 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। और दोस्तों सबसे पहले बाबर को नूर अफगान बाग में दफनाया गया था, और नूर अफगान बाग को आज हम लोग आराम बाग के नाम से जाना करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आगरा के आराम बाग में सबसे पहले बाबर को दफनाया गया, और बाद में दोस्तों ये बाबर को उसे काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। मतलब कि बाबर को कुल 2 बार दफनाया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया है, या भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया है। तो दोस्तों ये बाबर ही ऐसा शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है कि पुराना किला किसने बनवाया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बाबर ने, शेरशाह ने, औरंगजेब ने या अकबर ने। जल्दी दिए सभी लोग इसका आंसर, जल्दी से। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बाबर ने, शेरशाह ने, औरंगजेब ने या अकबर ने। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, इस पुराने किले में आप पक्का है कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए मैं आपका ये जो डाउट है पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको आंसर बताता हूँ कि दोस्तों दिल्ली में पुराना किला का जो निर्माण है ये हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा पुराना किला का निर्माण, हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। और कब से कब के बीच में कराया गया था, 1533 से लेकर के 1538 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों शेर शाह के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद कई किले में कई स्मारकों का निर्माण किया गया था, और इस किले का नाम दोस्तों बाद में शेरगढ़ कर दिया गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहीं भी हुमायूं का जिक्र नहीं दिया गया है, तो हम लोग शेर शाह को सही आंसर मानेंगे। ठीक है ना, अगर दोस्तों ऑप्शन में शेर शाह और हुमायूं दोनों दिया होता तब हम सिर्फ हुमायूं को ही टिक मारते, लेकिन हुमायूं नहीं दिया है तो इसलिए हम शेर शाह को टिक मार रहे हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कहता है। बहुत ही दमदार सा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 10 सेकंड का आंसर देंगे। वीडियो को लाइक कम कर रहे हो यार, शेयर तुम लोग नहीं कर रहे हो लगता है। ठीक है, शेयर करो भाई, सभी लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को, जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर करो। सभी लोगों को बोलो जल्दी से आकर के इस सेशन के साथ जुड़े। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। कॉपी पे लेके बैठना, एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं उसको नोट करते हुए जाना। गारंटी है मैं आज आप लोग को मुगल एम्पायर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं, मैं पूरा आपको आज रटाने वाला हूं। एक एक चीज आपके मुंह पे मैं आज रटवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा कन्नौज। जी हाँ दोस्तों, 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों जो चौसा का युद्ध होता है 1539 में, समझिएगा चौसा का युद्ध होता है जब 1539 ईस्वी में, शिट माफ कीजिएगा गलती से टच हो गया था,
ठीक है दोस्तों, अब तो शुरुआत करता हूं, बताता हूं कि जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, इसमें हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने क्या किया कि शेर शाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त करके दिल्ली का सिंहासन भी प्राप्त कर लिया। और वर्तमान में दोस्तों हम लोग कन्नौज को बिलग्राम के नाम से भी जाना करते हैं। और इसी के पश्चात दोस्तों हुमायूं को विवश होकर के निर्वासित के भांति इधर उधर भटकना पड़ा था, हिंदुस्तान से बाहर भागना पड़ा था हुमायूं को। लेकिन दोस्तों बाद में 22 जून 1500, ये बता रहा हूं मैं अलग से, बाद में 22 जून, कब 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध की विजय के ने हुमायूं को फिर से अपना खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महाराज का क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? अभी मैंने आप लोग बताया, इसका आंसर आप लोग दे ही दोगे बिना ऑप्शन पढ़े ही, तुरंत फटाफट से बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन है, खानवा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई या गोगरा की लड़ाई। जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताइए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है ना दोस्तों, हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में दोस्तों पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 1540 में, 1545 में, 1526 या 1539 में। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिए, जल्दी से फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करते जाइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए सभी लोग। बिल्कुल कन्नौज का जो युद्ध है दोस्तों ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, बाबर ने, अकबर ने, हाजी बेगम ने या हुमायूं ने। जल्दी बताइए इसका आंसर। सभी लोगों को आंसर करना है, शेयर भी करते रहिए दोस्तों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के जुड़ते जाए इस सेशन के साथ। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को कहिए कि बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है IQ मेंटर चैनल पे, सभी लोग आओ, जल्दी से आओ, फटाफट से आओ, क्योंकि ये सेशन दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन एवं सटीक बनते हैं। बहुत ही चीजें मैं आप लोगों को आज रटा देने वाला हूं इसी क्लास में। जल्दी से सभी लोग आइए। हाँ तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। बिल्कुल दिल्ली में हुमायूं को मकबरा दोस्तों हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है ना, दिल्ली में हुमायूं को मकबरा हुमायूं की सबसे प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। और दोस्तों इस मकबरे का जो वास्तुकार था उसका नाम मिरन मिर्जा गियास था। क्या था? मिरन मिर्जा गियास था। और दोस्तों इस मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? जल्दी इसके अंदर सभी लोग बताइए, जल्दी फटाफट से बताइए। 4 ऑप्शन है, लाहौरी के उस्ताद अहमद, जॉर्ज विटेट, मिरक मिर्जा घियात या दाबुल के याकूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मिरक मिर्जा घियात दोस्तों हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर या शेरगढ़। जल्दी बताइए इसके आंसर सभी लोग, जल्दी से फटाफट से इसके आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताते जाइए सभी लोग, इसका आंसर देते जाइए फटाफट से फटाफट से। बिल्कुल मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल जो थे वो शेर शाह के अधीन, ठीक है ना, शेर शाह के अधीन सेवा की थी दोस्तों। जो राजस्व अधिकारी टोडरमल थे ये अकबर की सेवा के पहले शेर शाह के अधीन नौकरी किया करते थे। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन का लेवल स्टार्ट होना शुरू हुआ है, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे अकबर भाई आ चुके हैं, अकबर चाचा आ चुके हैं। अब अकबर चाचा ने बहुत कुछ किया है, तो अब यहाँ से लेवल बढ़ना शुरू होगा। अब देखिए मजा आना शुरू होगा। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक तुरंत फटाफट से करते हुए चलिए, फटाफट से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी लोग तक एक बार शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना।
चार ऑप्शन है, 13 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में या 10 वर्ष की आयु में। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से सभी लोग बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग उम्मीद करता हूं दे लेंगे। बिल्कुल, अकबर को 13 वर्ष की आयु में सम्राट बनाया गया था। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। और दोस्तों, उस अवसर पर बैरम खां जो कि उसका संरक्षक था, ठीक है ना, वो हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी, कब 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब बढ़ते हैं, पर जब मुगल बादशाह बना करता है तो उस वक्त अकबर की आयु 13 वर्ष 4 महीने की होती है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। चार ऑप्शन है, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो दोस्तों, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु थी वो 13 वर्ष की थी। आप सभी लोग इसका आंसर बता लेंगे। हुमायूं की मृत्यु के समय दोस्तों अकबर पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगलिया फौज की कमान संभाले हुआ था। और कलानौर में ही दोस्तों मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में उसके सिर पर मुगल वंश का ताज रख दिया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही होगी, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख ही पा रहे हैं कितनी बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर तो करते हुए चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए चैनल को, बेल आइकन पर जाकर पे ऑल पे प्रेस कर दिए ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। बहुत कुछ आप लोगों को हमारे चैनल पर कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पेड कोर्सेस हम नहीं चलाते हैं। ठीक है ना, मज़ेदार चीज़ें हैं। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। चार ऑप्शन दिया गया है, बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू अकबर तथा मेवाड़ के राजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिए, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिए, फटाफट से इसका आंसर बताइए सभी लोग 10 सेकंड के अंदर अंदर, जल्दी से बताइए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, अकबर तथा हेमू के बीच में। दोस्तों, पानीपत का जो दूसरा लड़ाई था वो कब होता है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ करती है। ठीक है ना, 1556 को हुआ करती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। और इसमें दोस्तों अकबर यानी कि जो बैरम का जो संरक्षक था, तो अकबर और हेमू के बीच युद्ध लड़ा किया था। और इस युद्ध में हेमू जो था वो पराजित हो जाया करता है, बैरम खां क्या करता है, इस हेमू का सिर काट दिया करता है, इससे कारण उसकी मृत्यु हो जाती है हेमू की। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसको जरूर सभी लोग आंसर करिएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। चार ऑप्शन है, बदायूनी ने, अबुल फजल ने, इब्न बतूता ने या बाबर ने। सभी लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। फटाफट से आंसर दीजिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सभी लोग आंसर करते जाइए इसका। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। जी हाँ दोस्तों, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज्मनामा, यहां पे मैं लिख रहा हूं रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खां फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। ठीक है ना, किसका, महाभारत का फारसी में अनुवाद। और महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है उसको हम क्या बोलते हैं, तो रज्मनामा बोला करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। चार ऑप्शन दिया गया है, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल लतीफ ने या ईश्वर दास ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, बदायूनी ने। जी हाँ दोस्तों, रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। और पूछा जाए कि रामायण का फारसी में अनुवाद कब किया गया था, तो दोस्तों 1589 में किया गया था। कब किया गया था, 1589 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। ठीक है ना, और ये अब्दुल कादिर बदायूनी बदायूं का रहने वाला था और उसने दोस्तों मुंतखफ उल तवारिख नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। और दोस्तों ये जो अब्दुल कादिर बदायूनी है ये एक बहुत ही कट्टर मुसलमान था और इसने अपने हर चीज़ को शरा के तराजू पर तौला था। चलिए
अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? 4 ऑप्शन दिया गया, अबुल फजल ने, फैजी ने, और अब्दुल नबी खान ने, या बीरबल ने। जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी सभी लोग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अबुल फजल ने ही दोस्तों अकबर की जीवन कथा लिखी थी। दोस्तों अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री और उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। और दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा नाम की पुस्तक की रचना की थी। किसकी? अकबरनामा, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो अकबरनामा है ये पुस्तक 3 खंडों में बटी हुई है, और इस पुस्तक का जो अंतिम या तीसरा खंड है इसको हम लोग आईने अकबरी भी बोला करते हैं। और दोस्तों अबुल फजल ने पंचतंत्र का भी फारसी में अनुवाद किया था। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं इसको किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था, ठीक है, विष्णु शर्मा ने लिखा था, और इसका फारसी में अनुवाद भी अबुल फजल ने किया था। और पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद है उसे हम लोग अनवार ए सुहेली के नाम से जाना करते हैं। क्या? अनवार ए सुहेली नाम से जाना करते हैं। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, अकबर है, अबुल फजल है, फिरदौसी है, या जहांगीर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल, ठीक है ना। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो अबुल फजल ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अबुल फजल ने लिखा है। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों तक, सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने समझ ही गए होंगे, अभी तक 25 क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ें आज आप लोगों को जुबान पर ही मैं रटाने वाला हूं। कितने बेहतरीन ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से हमने अरेंज किया है। इजी टू हार्ड लेवल पे हम लोग गए हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए लेवल कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबरनामा किसने लिखी है? क्या क्वेश्चन है? अकबरनामा किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, हेमचंद ने, हरिविजय ने, वास्तुपाल ने, या भद्रबाहु ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल। जी हाँ दोस्तों, अबुल फजल ने ही क्या किया है कि अबुल फजल ने, माफ़ कीजिएगा गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न था अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल ने लिखा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? 4 ऑप्शन है, हेमचंद, हरिविजय, वास्तुपाल, या भद्रबाहु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, हरिविजय। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध जैन विद्वान हरिविजय ऐसा विद्वान था जिसका अकबर बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया करता था। और अकबर ने दोस्तों इस हरिविजय को जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। किसकी? जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दीने इलाही नामक दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? 4 ऑप्शन है, विश्व बंधित्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री, या वैश्विक भरोसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीने इलाही बनाने का जो मूल उद्देश्य था वो विश्व बंधुत्व था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट बना लीजिए डबल स्टार करके, या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में, अकबर और मोदिनी राय के बीच में, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में, या अकबर या उदय सिंह के बीच में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब? 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य लड़ी गई थी। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इसका परिणाम दोस्तों मुगल सेना के पक्ष में रहा। और दोस्तों राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पास की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और सभी लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देख रहे कितने बेहतरीन ढंग से आप लोगों को मैं चीज़ें ऑन क्लास में ही आप लोगों को रटाए डाल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही सिस्टमैटिक और प्रॉपर तरीके से चल रहा है। जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उन सभी तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा रहे हैं।
ठीक है। क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? 4 ऑप्शन है, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने। सही आंसर इसका क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, मनसबदारी प्रणाली जो थी दोस्तों इसको अकबर ने प्रारंभ की थी। ठीक है ना दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और दोस्तों इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। और दोस्तों इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में हुआ करते थे। ठीक है ना, और इसमें जो दिए जाने वाला पद होता था उसको हम लोग मनसब बोला करते थे और जो मनसब पद को ग्रहण करता था उसको मनसबदार हम लोग बोला करते थे। तो दोस्तों अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी ये मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर भी आधारित थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, शाहजहां ने, शेरशाह ने, अकबर ने या जहांगीर ने। फिर से वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया है, पूछने की लैंग्वेज में थोड़ा सा इन लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं बस, अदरवाइज ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? 4 ऑप्शन है, अकबर ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने या बाबर ने। जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी सभी इसका आंसर लिखिए, फटाफट से इसका आंसर सभी लोग लिखते हुए चलिए जल्दी से जल्दी। 4 ऑप्शन है, अकबर, शेरशाह, शाहजहां या बाबर। जल्दी बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था दोस्तों, और ये हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का एक बहुत ही बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आइए वो भी देख लेते हैं, इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन है, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। अकबर ने दोस्तों आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1572 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया था, और ये राजमहल सह किले दोस्तों 8 वर्षों में बनकर तैयार हुए थे। और दोस्तों इस किले में जोधाभाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल और सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी आदि इसमें प्रमुख थी। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है जल्दी जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस। तो दोस्तों ये जो पंचमहल है और इसके अलावा जो सलीम चिश्ती है आपका, सलीम चिश्ती का मकबरा, और दोस्तों मरियम उस जमानी, मरियम पैलेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ये तीनों ही दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। लेकिन मोती मस्जिद दोस्तों ये आपका दिल्ली और आगरा के किले में अवस्थित है। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है आज का। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल जल्दी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, बुलंद दरवाजा जो है ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा दोस्तों एक दार्शनिक स्मारक है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नाम के स्थान पर है। और दोस्तों अकबर द्वारा निर्मित ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? 4 ऑप्शन है, जोधाभाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाने में या बुंदेल और बुलंद दरवाजे में। जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग फटाफट से। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताइए, 10 सेकंड के अंदर सबको आंसर बताने हैं, जल्दी से फटाफट से।
बिल्कुल दोस्तों, अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई और यह इबादत खाना की स्थापना दोस्तों 1575 ईस्वी में की जाती है और इबादत खाना में उसकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार को शाम को होती थी। और दोस्तों 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाने को धर्म संसद ने परिवर्तित कर दिया और दोस्तों इस धर्म संसद ने सबसे पहले मुसलमानों तक ही सीमित किया गया था, लेकिन बाद में इसे हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, पारसियों और ईसाइयों सभी के लिए ये खोल दिया गया। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। प्रयागनगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर किसने नाम दिया? चार ऑप्शन है। औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने या बहादुर शाह जफर ने। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप किए जल्दी से फटाफट से कि प्रयागनगर को, जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, तो प्रयागनगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया है? जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ठीक है ना। प्रयागनगर को दोस्तों इलाहाबाद या अल्लाह का नगर मुगल शासक अकबर ने दिया था और दोस्तों यहाँ अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण कराया जिसे इलाहाबाद का किला भी हम लोग बोला करते हैं। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट का मतलब होता है संरक्षक। चार ऑप्शन है। अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन या टोडरमल। जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताते जाइए जल्दी से जल्दी 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 बताइए। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 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 बैरम खां। अकबर का आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट कौन था? बैरम खां था दोस्तों। और दोस्तों बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हिमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। इसलिए 1526 से 1560 ईस्वी तक, कब तक? 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना में हिमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। ठीक है ना। इसलिए 1556 से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक करता धरता बना रहा कौन? बैरम खां। चलिए अब बढ़ते हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां, तानसेन, अबुल फजल या अमीर खुसरो। बैरम खां, तानसेन, अबुल फजल या अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कि अकबर का जो अभिरक्षक था वो कौन था? वो बैरम खां था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? चार ऑप्शन है। औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या बलबन ने। जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताइए। जल्दी से फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताते जाइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये जजिया कर समाप्त किया गया था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जजिया कर है ये आपका 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया था। और किसने समाप्त किया था? मुगल सम्राट अकबर ने इसको समाप्त किया था। ठीक है ना। और 1563 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी लेना बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों 1679 में 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना। जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया करता था, जो कि मुगल वंश के पतन के प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी बना करता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो हम लोगों ने उठाया है। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहते, इसलिए इस मुगल एम्पायर से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग बैक टू बैक सॉल्व करेंगे 3 अलग अलग सेशंस में। आज के सेशन में टॉप 40 उठाया, परसों के सेशन में हम लोग टॉप 50 उठाऊंगा और उसके बाद नर्सों के सेशन में दोस्तों हम लोग टॉप ऑनलाइन में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं। ठीक है ना। इसलिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? मैंने बता दिया है कि किसने समाप्त किया है, अकबर ने समाप्त किया है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों तक शेयर फिर से कह रहा हूं कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर दीजिए। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल की किसी भी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी लिख दीजिए। आपको वो क्वेरी डाउट आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। या फिर आपको कोई क्वेरी अगर लेनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज IQ मेंटर को फॉलो कर लें, वहां भी हमसे डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ को लेकर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।